चैनल स्टडी ब्रीज। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको कंटिन्यू करते हुए इसको आगे पढ़ेंगे। उसमें हमने बताया था आपको कि हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए हमने बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं, मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होता है। सिस्टम किस तरह से होता है कि सपोज़ करो कि हमारे पास इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन दे रखी है, a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल टू, हमने ले लिया राइट हैंड साइड में d1। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि तीन है आपके पास वेरिएबल, तो आपके पास तीन इक्वेशन होंगी। और ये जो है आपके पास a11 a12 a13 दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x y z ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन है आपके पास a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू d2। नेक्स्ट इक्वेशन हमने ले ली a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू d3। और इसको हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ करने के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एंड में भी बताया था आपको, तो इस तरह से करेंगे। अब यहाँ a क्या है हमारे पास, वेयर a इज़ ए मैट्रिक्स which form with the help of the coefficient of x y z। अब x y z के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारे पास a11, दूसरा है हमारे पास a12 और तीसरा है हमारे पास a13। लाइक इसी तरह से सेकंड का क्या है आपके पास a21 a22 a23। नेक्स्ट है आपके पास a31 a32 और a33। अब आपके पास x क्या है, x इज़ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से थे आपके पास, x y z। और नेक्स्ट हमने लिखा है b। b क्या है आपके पास, b इज़ ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या है आपके पास यहाँ पर, d1 d2 और d3। क्लियर। लेकिन अब हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मतलब x फाइंड आउट करना है। और x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास क्या गिवन है, ax इज इक्वल टू b। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। किस से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, a इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। और आपको पता है कि जब a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस में पढ़ा था हमने इसे, इनवर्स की प्रॉपर्टी में। और राइट हैंड साइड में आपके पास हो गया a इनवर्स b। लाइक इसी तरह से जब भी हम क्या करेंगे, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बन गया आपके पास, a इनवर्स b। क्लियर। अब हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, x मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स था और x कॉलम मैट्रिक्स था आपके पास। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ से x y z, ये था आपके पास x कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो ये इस तरह से आपके पास। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स की हमने डेफिनेशन बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स हो। बट कंडीशन इज दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर। और b क्या है आपके पास यहाँ पर, b राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दे रखे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो आपके पास क्या है, b है। क्लियर। अब हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मेथड में क्या था आपके पास कि कब तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं,
और कब आपके पास नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेथड में ये कंडीशन होंगी हमारे पास। क्या कंडीशन है हमारे पास कि अगर हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालें और उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, तब तो आपके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उसमें दो केस होंगे आपके पास। और दो केस कौन कौन से होंगे आपके पास। फर्स्ट में तो क्या करोगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो नो सॉल्यूशन हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन। दोनों ही कंडीशन इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करें और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब x और y और z की वैल्यू कितनी भी हो सकती हैं, एक नहीं होंगी, मतलब यूनिक नहीं होंगी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसके कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। लेकिन हमारे अब बीएससी फर्स्ट ईयर में ये और ये तो है नहीं, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका। तो आई थिंक सो मैट्रिक्स मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैट्रिक्स मेथड में हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि यूज़ ऑफ मैट्रिक्स मेथड। एग्जाम्पल है अपना यूज़ ऑफ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करेंगे हम टू सोल्व the following system of linear equation. Following system of linear equation. तो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या दे रखी हैं। हमने मान लिया कि ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 3x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 12। और थर्ड इक्वेशन हमने ले ली 5x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 13। क्लियर। तो ये तीन इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से करेंगे हम, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड में हमने क्या बताया था कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास दे रखी है तो हम अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि हमारे पास a क्या है, b क्या है और x क्या है। ठीक है। तो a आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, a एक मैट्रिक्स है और वो किसकी हेल्प से बनता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x y z इन द लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट आपके पास क्या है 2, x का कोफिशिएंट, y का कितना है 3 और z का कितना है आपके पास 5। नेक्स्ट आपके पास क्या है 3, नेक्स्ट y का कोफिशिएंट 5, z का कोफिशिएंट आपके पास 2 और ये आपके पास है 5 और यहाँ है आपके पास 2 और लास्ट एलिमेंट है आपके पास 3। तो ये किस ऑर्डर का हो गया आपके पास 3/3। कितनी रो हैं इसमें, 3। कॉलम कितने हैं इसमें, 3। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास x मैंने बताया था, x क्या होगा आपके पास, x मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और जो वेरिएबल है उनका होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दे रखे हैं उसके मैट्रिक्स को हमने माना था b और b इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। तो हमने मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने प्री मल्टीप्लाई करके बताया था आपको, किससे किया था, a इन्वर्स से किया था। तो a इन्वर्स b, तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ a को निकालते हैं।
तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए आपके पास ए के जो एलिमेंट आपके पास दे रखे हैं 2 3 5 फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट है आपके पास 3 5 2, थर्ड रो के एलिमेंट दे रखे हैं आपके पास 5 2 3। क्लियर? ये आपके पास दे रखे हैं। डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे, सबको निकालना आता है डिटरमिनेंट्स। 2 × इसको और इसको क्या करेंगे, जिसमें 2 आ रहा है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 - 4, 15 - 4 कितना हो गया आपके पास 11। इसी तरह से नेक्स्ट को लेंगे, विद नेगेटिव साइन लेते हैं, और जिसमें आपके पास 3 आ रहा है इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 9 - 10 तो -1 हो जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास क्या है 5, और 5 जिसमें आ रहा है उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास क्या आएगा 6 - में 25। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, और जब इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से तो आ गया आपके पास 19, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ 22 है। नेक्स्ट आपके पास क्या है -+3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कितना आया -95। दैट मीन्स आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 25 माइनस में 95, दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू है वो ये आ गई -70। लेकिन कंडीशन क्या थी मैट्रिक्स मेथड में, सबसे पहली कंडीशन यही थी, क्या करें हम डिटरमिनेंट्स निकालें और नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी आगे कर सकते हैं। क्लियर? तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसके लिए हम x फाइंड आउट करना था हमें। तो x फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया था कि x की जगह तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा, और उसके लिए क्या होगा, a इन्वर्स के लिए क्या होगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, और उसको डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई विद b करेंगे। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? और एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैंने बताया था। कोफैक्टर का ट्रांसपोज के लिए हमने क्या बताया था आपको, हम सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो माइनर फाइंड आउट करेंगे इसके, तो आपके पास मैंने बताया था माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M11 से। ठीक है, M11 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास ऊपर क्या था, ऊपर हमने मैट्रिक्स लिखा था, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 5 2 2 3। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट्स निकाला, क्या आ गया 11। ठीक है, 11 इसका डिटरमिनेंट्स आ गया। उसके बाद इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, M12 माइनर ऑफ फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का, और वो आपके पास क्या आएगा 1, मतलब -1 कर लेंगे। इसी तरह से क्योंकि ये पहले ही हम कर चुके हैं, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, और वो आपके पास आएगा -19। क्लियर? इसी तरह से हम आगे की फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट रो के हम कोफैक्टर लिख लेते हैं। फर्स्ट रो का कोफैक्टर क्या होगा A11 में क्या बताया था मैंने, -1 की पावर, इन दोनों का एडिशन, 1 + 1 कितना हो गया आपके पास 2, इंटू में क्या बताया था आपको M11, तो आपके पास ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये M11 कितना था आपके पास 11, तो A11 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 11। इसी तरह से आपके पास A12 ये आपके पास नेगेटिव दे रखा है, तो -1 की पावर क्या हो गया यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये नेगेटिव क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। नेक्स्ट आपके पास है 1 3 फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये आपके पास पावर क्या आएगी, इवन पावर आएगी, 4 हो जाएगी ना, और ये आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा -19। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें A21, तो A21 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आपके पास 1 आएगी, आप कर लेना। और इसी तरह से A22 फाइंड आउट करेंगे, A22 की वैल्यू जो है आपके पास -19 आएगी, और A23 फाइंड आउट करेंगे, और A23 की वैल्यू आपके पास 11 आएगी। ऐसे ही हमारे पास कोफैक्टर ऑफ द थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है
A31। तो इसका हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे और कोफैक्टर निकालो तो हमारे पास आ गया -19। इसी तरह से हमने 32 मतलब कोफैक्टर ऑफ द थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट का, और ये आपके पास वैल्यू आएगी -11, लेकिन माइनर की आएगी वो, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 11। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे A33 जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 3 + 3 6 हो जाएगा, मतलब इवन हो जाएगा। और अब हमारे पास सारे क्या आ गए कोफैक्टर, और हमने क्या बताया था कि हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, दिस इज द एडजॉइंट। और एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास 1 1 मतलब 11, नेक्स्ट आपके पास आया था 1, नेक्स्ट आया था आपके पास 19 माइनस के, नेक्स्ट था आपके पास 1 माइनस के 19, और ये हो गया 11, नेक्स्ट था माइनस के 19, ये है 11 और ये है 1, और उसका कोफैक्टर का क्या करना था हमें, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, देखो हो गया। सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास क्या है माइनस का 19, और ये हो गया आपके पास 11 और ये हो गया 1। तो आपने देखा कि एडजॉइंट भी आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया था। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई थी, ए डिटर्मिनेंट्स हमने ये ऊपर दिखा रखा है, ये रहा आपके पास। तो ए डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया था आपके पास -70, जो क्या था नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था आपको कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू बी। क्लियर। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आया था हमारे पास 11 1 -19, यहाँ था 1, यहाँ था -19, और नेक्स्ट था आपके पास 11, नेक्स्ट था -19, और यहाँ था आपके पास 11 और ये था 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में था आपके पास यहाँ पर बी राइट हैंड साइड के जो कांस्टेंट थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो थे हमारे पास 15, नेक्स्ट था 12, और नेक्स्ट था हमारे पास क्या 13। लेकिन डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास ये था -1/70। क्लियर। अब इसको तो हम रखते हैं एज इट इज़ -1/70 को, और अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इनकी, जब जैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करते मल्टीप्लाई, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। आप देख रहे हैं कि ये किस ऑर्डर का है हमारे पास 3/3 ऑर्डर का, और ये किस ऑर्डर का है हमारे पास 3/1 का। तो मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन करता है, जब हम कहते हैं कि प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं, तभी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नॉट। तो ये एग्जिस्ट तो करता है हमारे पास, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 11 को 15 से किया तो हमारे पास कितना आ गया 165। फिर सेकंड को सेकंड से किया तो आपके पास आ गया प्लस का 12। फिर थर्ड को थर्ड के साथ किया तो हमारे पास आ गया माइनस के आएंगे, और ये आएगा 247। क्लियर। इसी तरह से हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 को 15 से किया तो ये आ गया आपके पास 15, -19 को 12 से करेंगे तो आएगा आपके पास 228, और नेक्स्ट हम करेंगे 11 को 13 से तो आपके पास आएगा 143। इसी तरह से 19 को 15 से करेंगे, 19 को 15 से करेंगे तो माइनस का है आपके पास 285। क्यों, क्योंकि हमारे पास 19 नेगेटिव है और 15 क्या है पॉजिटिव। इसी तरह से 11 को 12 से करेंगे तो 132 आएगा आपके पास,
तो ये आ गया 132 और लास्ट वन आपके पास क्या था, 1 को 13 से करेंगे तो ये आ गया आपके पास 13 और इसको सिंप्लीफाई किया, बाहर आपके पास था क्या था माइनस के 1/70, नेगेटिव था 1/70। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस के 70, दूसरे को सिंप्लीफाई किया ये भी आ गया माइनस के 70 और तीसरे को किया हमने तो ये आ गया माइनस के 140 और इसको -70 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी इसकी बताओ, 1 1 और ये हो गया 2। अब ये क्या चल रहा था आपके पास, यहाँ तक तो क्या था आपके पास, एडजॉइंट की डेफिनेशन बताई थी हमने, तो ये क्या था एडजॉइंट, तो सिर्फ आपके पास क्या था एडजॉइंट तो इतना था बस, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना था, x निकालना था, तो x आपके पास क्या बताया था मैंने, x इज इक्वल टू, यहाँ था x कॉलम मैट्रिक्स था और उसके एलिमेंट थे आपके पास x y z। तो ये x y z आपको पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, दूसरा क्या हुआ y इज इक्वल टू 1, तीसरा क्या हुआ आपके पास z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना था, तो इस तरह से हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज तक हो गया और अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ A इज नॉन सिंगुलर। इन्वर्टिबल ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ कि अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये थ्योरम की थी हमने, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे आई थिंक सो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इसकी प्रॉपर्टी की थी ना हमने इसकी, तो ये प्रॉपर्टी बताई थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू I3। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये 12th क्लास में भी थे हमारे पास। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, एडजॉइंट की डेफिनेशन को-फैक्टर का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ द को-फैक्टर इज कॉल्ड द एडजॉइंट। एडजॉइंट को गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या गिवन मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये तीनों इक्वलिटी सेम आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे, वेरीफाई हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स व्हेन एवर एग्जिस्ट। अब व्हेन एवर एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये तीन पार्ट दिए मैंने इसके कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और इन्वर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, एडजॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, को-फैक्टर का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ द को-फैक्टर। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, पहले ही बताया था मैंने, ए इन्वर्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ए इन्वर्स ये बताया था आपको, ठीक है। तो ए इन्वर्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन लिखा था इफ़ इट एग्जिस्ट। तो इफ़ इट एग्जिस्ट के लिए सबसे पहले हम जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तब तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, इफ़ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट। तो आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल। क्या कहता है, कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास बताओ, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है, जैसे ए आपके पास 2/2 ऑर्डर का है, बी आपके पास 2/2 ऑर्डर का है, और कंडीशन क्या दे रखी है इसका, नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दे रखी है नॉन सिंगुलर, क्योंकि ए इनवर्स है यहाँ पर, और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। कौन, जिसका इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसका इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए का, क्योंकि ए इनवर्स ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसको प्रूव करना है। तो मैं इसका हिंट दे देती हूँ आपको कि इसको कैसे करना है, उसके बाद आप खुद कर लेना, ठीक है। तो हमने इसको
इस तरह से करेंगे हम इसको कि क्या दे रखा था आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। क्लियर। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, क्या प्रॉपर्टी होती है, हम अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। तो फर्स्ट में क्या था, ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्केलर हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो मैंने बी को पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में कर दिया, ए इनवर्स को। क्लियर। और ये हो गया आपके पास ए, और फिर अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स, तो क्या हो जाएगा, बी को हमने पहले लिख दिया था और प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी का डिटरमिनेंट्स। और ये क्या होता है आपके पास, प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स क्या होता है, ये आपके पास आई, तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई का डिटरमिनेंट्स, और आई का डिटरमिनेंट्स क्या होता है 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, बी। क्लियर। तो आपको ये राइट हैंड साइड आ गई, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ए क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है, नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर दे रखा है, तभी आप कर सकते हैं इसको, अदरवाइज नॉट। तो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से, ये आज हमने करवाया ही है मैट्रिक्स मेथड का। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज थी आपके पास, सिर्फ 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमने किस किस को यूज़ किया है, हमने इसको मैट्रिक्स को भी यूज़ किया है, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स भी यूज़ हो रहा है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी यूज़ हो रहा है, एडजॉइंट भी यूज़ हो रहा है, डिटरमिनेंट्स भी यूज़ हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूज़ हो रहा है, तो सारी डेफिनेशन। तो अब तक का जो टॉपिक था हमारे पास वो मैट्रिक्स था और मैट्रिक्स के टाइप्स थे हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डिपेंड करता है इसी के ऊपर कि उस वहाँ भी हमारे पास क्या है, इन्वर्स मीन्स ट्रांसपोज इन्वर्स, इनके डेफिनेशन यूज़ हो रही है। लेकिन अभी तक जितना भी मैंने ये लेक्चर करवाया है आपका, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वीडियो तक जो भी करवाया है उसको मैं एक बार रीगेन करवा रही हूँ आपको यहाँ तक का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी। जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो उनके लिए अब हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ही है जिसको हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने सेट में 11th क्लास में पढ़ा था तो उसी तरह से है, सिर्फ मैं रीगेन करवा रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस आपके पास इस तरह से था, और इसमें सपोज करो कि हमने ये एलिमेंट लिख दिए, ये एलिमेंट लिख दिए, तो ये जो रो है आपके पास, इसको हमने बोला था फर्स्ट रो, इसको बोला था सेकंड रो, और यहाँ आपके पास है फर्स्ट कॉलम और ये है आपके पास सेकंड कॉलम। और इनको अगर हम वेल ऑर्डर में लिख देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास ऑर्डर। पहले रो लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 2 by 2, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ टाइप 2 by 2। ठीक है, अब इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, सपोज करो कि आपको ऑर्डर दे रखा है, कि आपको कह दिया कि ये ऑर्डर दे रखा है किसी मैट्रिक्स का, कि ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर आपके पास ये दे रखा है, ये 12th क्लास में ही पढ़ चुके हैं आप, तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो मैट्रिक्स के होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर। तो नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो ये आ गया 6। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करो, 3 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन कब, जब आपके पास ये दे रखा है कि इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू, आपके पास दे दिया i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट करना है, तो ए आई जे 3 by 3 ऑर्डर का है हमारे पास, तो ए आई जे किस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे
तो ये इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके एलिमेंट लिख लेंगे। किस ऑर्डर का है हमारे 3/2, कितनी रो होनी चाहिए हमारे पास, 3 रो होनी चाहिए। तो 3 रो होनी चाहिए, तो 3 रो के लिए हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए A11 A12, क्योंकि कॉलम 2 ही हैं। अब सेकंड रो में आएगा आपके पास A21 और A22, और थर्ड में आपके पास क्या आएगा A31 और A33। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर का हो गया हमारे पास, जो IJ मैट्रिक्स था हमारे पास, जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया था, वो किस ऑर्डर का था हमारे पास, ये मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर का था हमारे पास 3/2। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, तो ये है हमारे पास, सॉरी यहाँ 3/2 आएगा, 3/2 आएगा एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, और ये 3/2 का दे रखा है। तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो 12th क्लास का बेसिक था हमारे पास, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर में मैंने बताया था कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 3/2 ऑर्डर का ही है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, किस ऑर्डर का है ये हमारे पास 3/2 ऑर्डर का है। तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, मीन्स नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया था हमने कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाती हैं, तो उसमें हमने बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने लिख दिया ABCD, क्लियर, किस ऑर्डर का हो गया ये 2/2। तो इसमें क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हो गया था हमारे पास, कैसा मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया था। नेक्स्ट हमने बताया था आपको रो मैट्रिक्स आज भी मैंने रिपीट किया था, कहाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स को रिपीट किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जिसमें हमारे पास एक कॉलम है सिर्फ, उसको हमने कहा था कॉलम मैट्रिक्स। और रो में क्या होगा हमारे पास, जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे हमारे पास इस तरह का दे रखा है। रो कितनी है यहाँ पर 1, कॉलम कितने हैं 3, और इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास हमने 1 और 2 लिखा, तो आपके पास कितना हो गया, कितनी रो हो गई 2, कॉलम कितने हो गए 1। तो ये थे हमारे पास रो और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स और वर्ड मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास 0 0 0 होंगे, तो ये इसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स, और इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ना हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स जब भी हम लेते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो था हमने बताया था आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बताया था आपको कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तो आपके पास क्या हों, जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ये हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और अदर एलिमेंट क्या हो आपके पास 0। जैसे मैंने ये लिखा और यहाँ हमने लिख दिया -1, तो ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं और इनको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो हैं और अदर एलिमेंट क्या है आपके पास 0 हैं, तो इसको बोलेंगे डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड अदर आर 0। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया था आपको स्केलर। तो स्केलर में क्या था, सेम डेफिनेशन है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं स्केलर, लेकिन उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 है, तो ये सारी डायगोनल एंट्री आपके पास क्या होनी चाहिए 2 2 होनी चाहिए। नेगेटिव भी हो सकती है, -2 भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, और जिसको हमने क्या बोला था यूनिट, और क्या बोलते हैं इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और इसमें ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है हमारे पास, और इसके जो डायगोनल एंट्रीज जो हैं मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल हैं उसके जो एलिमेंट होंगे वो सारे 1 1 1 होने चाहिए, और इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके ऑर्डर अगर 3/3 ऑर्डर का है तो इसको I3 से भी कर सकते हैं, n/n ऑर्डर का है तो IN से भी कर सकते हैं, 2/2 ऑर्डर का है तो इसको I2 से भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हमने बताया था आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स
तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है उसमें हमने कहा था इंटरचेंज द रो और कॉलम। रो और कॉलम को अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हमने ए डैश से रिप्रेजेंट किया था। अगर हमारे पास ए दे रखा है यहाँ पर ए बी सी डी, तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या हो गया था, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट था हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी, वो प्रीवियस लेक्चर से आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास कंजुगेट। लेकिन कंजुगेट जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सिस्टम होंगे इसमें कंजुगेट मैट्रिक्स में, क्योंकि आपको पता है कि कंजुगेट है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है, रियल का कंजुगेट इटसेल्फ होता है। जैसे आपके पास दे रखा है यहाँ पर आयोटा, यहाँ दे दिया आपके पास 2 आयोटा, यहाँ दे दिया 1 प्लस आयोटा और यहाँ 0 दे दिया, और ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसका हम कंजुगेट लेना चाहते हैं, तो इसका कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। क्लियर? और ये आपके पास हो जाएगा ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया माइनस आयोटा, यहाँ आ गया आपके पास -2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा 0, तो दैट इज़ द क्या हो गया आपके पास कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर हमने नेक्स्ट टर्म पढ़ी थी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब कि आपके पास ये कंजुगेट मैट्रिक्स था और इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दें तो ए बार और इसका क्या कर दिया डैश। ट्रांसपोज में क्या बताया, इससे ऊपर हमने ट्रांसपोज की ही डेफिनेशन बताई थी, तो हमने ट्रांसपोज में आपको बताया कि हम क्या करते हैं इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। उसके बाद हमने पढ़ा था एडजॉइंट। एडजॉइंट में आपको बताया था, आज भी मैंने बताया, जब इन्वर्स किया तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ द ट्रांसपोज। और ये जो कोफैक्टर हैं वो माइनर के ऊपर डिपेंड करते हैं और माइनर को हम कैपिटल MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं आज भी मैंने रिपीट किया था। उसके बाद आता है आपके पास इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। और फिर हमने कुछ थ्योरम की थी इसकी, और लास्ट आज का जो टॉपिक किया है हमने वो क्या किया है, solve the system of linear equation, solve the system of linear equation by the matrix method। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट एक टॉपिक था। इसके कुछ मैंने प्रॉब्लम दिए हैं आपको 5, उनके हिंट भी बताएं 5 प्रॉब्लम्स के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।